मैं अरुण शुक्ला, केमिस्ट्री टीचर अरुणोदय क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के लिए, क्योंकि ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं, क्वेश्चंस लगा नहीं पाते हैं। कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे। अगर आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाओगे कि क्या पूछ रहा है, क्या करना है, क्योंकि सब कुछ पूरा फार्मूला बेस्ड है। तो इसलिए थोड़ा सा पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पे हम आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन। ये चैप्टर जो है सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे मिक्सचर क्या होता है। सबसे पहले क्या क्लियर करेंगे, मिक्सचर क्या होता है। अगर बात हम मिक्सचर की करें तो बेसिकली जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आप एक साथ मिक्स करते हो, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को एक साथ आप क्या करते हो, मिक्स करते हो। तो मिक्स करना मतलब क्या है कि इन एनी प्रोपोर्शन बाय फिजिकल मीन्स, केमिकली कर दोगे तो नया कंपाउंड बन जाएगा और उस समय प्रोपोर्शन फिक्स हो जाता है, उस समय हम कंपाउंड की बात करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमें मिक्सचर पढ़ना है। तो मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर को अगर हम डिफाइन करें तो हम सीधे कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर mixed together in any proportion by physical means is known as, क्या बोलेंगे, मिक्सचर। याद रखना प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। एनी प्रोपोर्शन बोला मतलब प्रोपोर्शन क्या होगा, फिक्स नहीं है। और कैसे मिक्स होंगे, फिजिकली मिक्स होंगे। तो मिक्सचर को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को हम एक साथ मिक्स करते हैं इन एनी प्रोपोर्शन बाय फिजिकल मींस इज नोन एज मिक्सचर। अब सबसे पहला पॉइंट है कि मिक्सचर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अगर हम कैटेगराइज करें मिक्सचर को तो मिक्सचर बेसिकली दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज। मिक्सचर कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। एक होता है होमोजीनियस, एक होगा होमोजीनियस, दूसरा होगा हेट्रोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस वर्ड से क्लियर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होगा, सेम। और सेम या हम कह सकते हैं वन या आइडेंटिकल, तीनों चीजें हो सकती हैं। मतलब कहने का सीधा है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हम एक साथ मिक्स करते हैं तो केवल वन फेज मिले, दैट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। यानी होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, वन फेज सिस्टम इज नोन एज, क्या बोलेंगे भाई, वन फेज सिस्टम इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ रहा है। देखो, वन फेज सिस्टम इज नोन एज होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस का मतलब अगर हम लिखे तो हेट्रो का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी डिफरेंट का मतलब मोर देन वन। सीधे हम कहते हैं क्या, मोर देन वन। तो मोर देन वन फेज सिस्टम, यानी हम कह सकते हैं कि मोर देन वन फेज सिस्टम, मोर देन वन फेज सिस्टम इज नोन एज, क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। याद है, क्लियर है कि नहीं है। यानी सीधे अगर हम देखें तो मिक्सचर दो टाइप का होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या हो जाएगा, वन फेज सिस्टम इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर एंड मोर देन वन फेज सिस्टम इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी मिला लो चाहे जितने भी कंपोनेंट, मिलेगा वन कंपोनेंट तो होगा होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस का मिक्सचर क्या मतलब क्या होगा, जितने कंपोनेंट्स मिलाओगे वो उतने होंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, होमोजीनियस का क्या है, शुगर प्लस वाटर,
अरे देखो खुद सोचो, दिमाग लगाओ, शुगर है, एक बीकर है, बीकर में पानी लिया, पानी में हमने क्या कर दिया, शुगर का कुछ पार्टिकल डिजॉल्व कर दिए, घुल गया ना, लिए क्या थे, एक सॉलिड और एक लिक्विड, मिला क्या, केवल और केवल लिक्विड, क्योंकि उसमें क्या हुआ, कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया, तो क्या एक फेज गायब हो गया। तो दैट इज वन फेज सिस्टम इज नोन एज होमोजीनियस एंड मोर देन वन फेज सिस्टम इज नोन एज हेट्रोजीनियस। जैसे सैंड है, सॉलिड फेज है, और आपने वाटर में इसको डिजॉल्व कर दिया, क्या ये मिक्स होने के बाद भी टू फेज आपको दिखाई दे रहे हैं? अगर दो फेज दिखाई दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन वन फेज है, इसलिए क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यार एक चीज दिमाग में आएगा कि सर आप बात बार बार फेज की कर रहे हो, तो सर एक बार हमें फेज तो डिफाइन करो कि फेज होता क्या है। तो समझो फेज, जैसे मान लो फेज को अगर डिफाइन करें तो फिजिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज नोन एज फेज। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बोलो। फिजिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज नोन एज फेज, यानी जिसको आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, क्या हो जाएगा, फिजिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज नोन एज, बोलो क्या बोलेंगे, फेज। और फेज के ही बेसिस पे मिक्सचर को दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, वन फेज सिस्टम इज नोन एज होमोजीनियस एंड मोर देन वन फेज सिस्टम इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अच्छा फेज क्या हो सकता है, सॉलिड फेज हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या है कैसा है, उसी के बेसिस पे हम लोग फेज के बेसिस पे ही हम सोल्यूशन के टाइप्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि मिक्सचर क्या है, मिक्सचर कितने टाइप का होता है, उसके बाद हम बात करते हैं फेज की। अब एक चीज़ और थोड़ा समझेंगे, ध्यान देना। अब हम बात करते हैं जो सोल्यूशन, हमें तो पढ़ना सोल्यूशन है ना, अभी तो हम मिक्सचर की बात की है, बेसिकली मिक्सचर सोल्यूशन भी क्या है, एक तरीके का क्या है, मिक्सचर है। सोल्यूशन भी क्या है, एक तरीके का मिक्सचर है। और मिक्सचर में हमें क्या पढ़ना है कि ये सोल्यूशन कैसा मिक्सचर है, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करते हैं, समझो, ध्यान देना। सोल्यूशन में होता क्या है, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है, क्या है भाई, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस है। अब बात फिर अगर होमोजीनियस किया गया, इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, वन फेज सिस्टम। चाहे मिलाओ कितने भी कंपोनेंट, लेकिन मिलेगा वन कंपोनेंट, क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन, यानी होमोजीनियस मिक्सचर। यानी इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। यानी ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। अब यार एक कहानी है कि यार सॉल्यूट और सॉल्वेंट बचपन में क्लास 9th से ही पढ़ते आ रहे हो कि सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का क्या है भाई, मिक्सचर है। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। अच्छा अभी हमने आपसे ये कहा कि जब अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो उनका अलग फेज होगा, सॉल्यूट का अलग फेज होगा, सॉल्वेंट का अलग फेज हो सकता है, दोनों सेम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिलाने के बाद अगर वन फेज मिलता है तो उसमें हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो यार जो सॉल्यूशन का फेज आएगा, कुछ ना कुछ एक फेज तो आएगा, चाहे वो सॉलिड आ जाए, चाहे वो लिक्विड आ जाए, चाहे वो गैस आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो जो फेज ऑफ सॉल्यूशन होगा ना, ध्यान देना, ये जो फेज ऑफ सॉल्यूशन होगा ना, फेज ऑफ सॉल्यूशन, यही फेज ऑफ सॉल्वेंट भी होगा। यही क्या होगा, फेज ऑफ सॉल्वेंट भी होगा। यानी फेज ऑफ सॉल्यूशन, फेज ऑफ सॉल्वेंट दोनों सेम है। इसका मतलब ये होगा कि अगर दो कंपोनेंट को मिलाया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज मिलेगा, यानी जो कंपोनेंट एक्सेस में होगा वही फेज डिसाइड करेगा। यानी हमेशा सॉल्वेंट क्या रहता है, एक्सेस में रहता है। सॉल्वेंट किस में रहेगा, एक्सेस में। और ये क्या होता है, लेस क्वांटिटी में रहेगा। यानी सॉल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में रहता है, जबकि सॉल्वेंट हमेशा किस में रहेगा, एक्सेस क्वांटिटी में रहेगा। तो यार अब एक चीज़ और है कि हम सॉल्यूट को अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन में जो क्वांटिटी, जो भी सब्सटेंस लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसे आप क्या बोलोगे, सॉल्यूट। यानी हम कह सकते हैं सब्सटेंस which is to be dissolved,
जिसको हम डिसॉल्व करते हैं क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। और ये हमेशा क्या होता है, लेस क्वांटिटी में रहता है। फिर दूसरी बात हम करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट क्या होता है भाई, सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, मीडियम इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व। थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि आप प्रॉपर नोट्स भी बना लें। यानी मीडियम इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज नोन एज सॉल्वेंट। जिस मीडियम में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। और ये हमेशा क्या होता है, एक्सेस में रहता है। यानी किस में रहेगा, ये हमेशा एक्सेस में। सॉल्यूट हमेशा कम रहता है और सॉल्वेंट हमेशा किस में रहेगा, एक्सेस क्वांटिटी में रहेगा। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि मिक्सचर क्या है, मिक्सचर कितने टाइप का होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किन किन कंपोनेंट से मिलके बनता है। सॉल्यूशन बेसिकली दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट जिसको आपने डिसॉल्व किया है, सॉल्वेंट क्या होगा, जिस मीडियम में आपने डिसॉल्व किया है वो होगा सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि फेज ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा। यानी जो फेज ऑफ सॉल्यूशन होगा वही फेज ऑफ सॉल्वेंट होगा। इसलिए सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में होता है और सॉल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है। वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। देखो भाई, तो ये तो क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन क्या है और मिक्सचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा ये बताओ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कितने टाइप का होगा, वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूशन, फेज ऑफ सॉल्यूशन क्या मिल रहा है उस बेसिस पे अगर सॉल्यूशन के टाइप की बात करें तो सॉल्यूशन बेसिकली तीन टाइप का होगा। एक होगा सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होगा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा जो होगा वो होगा गैसियस सॉल्यूशन। तीन टाइप के सॉल्यूशन होंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड लास्ट वन इज गैसियस सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तीन टाइप के हैं जो कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज मिलेगा उसको डिफाइन करेंगे। तो जरा समझो, जैसे हम ये कहें, समझना, ध्यान देना, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के फेज को हम डिफाइन करें। पहला क्या बोला आपने कि सर सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि मिलाओ चाहे कुछ भी, सॉलिड सॉलिड मिला सकते हो, सॉलिड लिक्विड मिला सकते हो, सॉलिड गैस मिला सकते हो, मिलाओ चाहे कुछ भी, लेकिन रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फेज आपको सॉलिड मिले, दैट इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। यानी रिजल्टिंग फेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा भाई, सॉलिड होगा। अच्छा एक चीज और बताया था अभी हमने आपको कि जो फेज सॉल्यूशन का होगा वही फेज सॉल्वेंट भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि तीन केस, सॉलिड इन सॉलिड पहला केस, फिर लिक्विड इन सॉलिड दूसरा फेस, तीसरा गैस इन सॉलिड, ये तीन। यानी ये जो तीनों हैं ये क्या होंगे, सॉल्यूट। इनको आप मिला रहे हो और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। और रिजल्टिंग फेज ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यानी जो फेज सॉल्यूशन का होगा वही फेज सॉल्वेंट भी होगा। तो पहला टाइप क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन। इसी तरीके से दूसरा टाइप जो होता है वो होता है लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा टाइप क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान सुनो, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो अब फिर यानी सॉलिड इन लिक्विड, फिर दूसरा लिक्विड इन लिक्विड एंड तीसरा जो होगा गैस इन लिक्विड। और रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फेज होगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यानी लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन ये क्या होगा अपना सॉल्वेंट होगा और इधर के तीनों क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। समझ में आया कि नहीं आया?
सॉल्वेंट बदलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि सॉल्यूशन का जो फेज होगा वही सॉल्वेंट होगा। अच्छा, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि सॉलिड को लिक्विड में मिला दो, लिक्विड को लिक्विड में मिला दो, गैस को लिक्विड में मिला दो, ये 3 टाइप। फिर जो थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सीधे सीधे सबका एग्जाम्पल पूछ लेता है। और एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में इन सबके एग्जाम्पल्स गिवन है। 1 नंबर या 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड एंड लिक्विड इज सॉल्यूट। तो उस बेसिस पे आप अलग अलग टाइप्स के एग्जाम्पल्स आप एनसीईआरटी से इसको क्या करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। तीसरा केस अगर हम देखें तो तीसरा केस होता है गैसियस सॉल्यूशन। तीसरा केस क्या होगा? गैसियस सॉल्यूशन। अब यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में ये आ गया होगा कि गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, जल्दी बोलो, सॉल्वेंट क्या होगा? गैस। एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे कि सॉलिड इन गैस, फिर दूसरा लिक्विड इन गैस, तीसरा गैस इन गैस। यहाँ तक समझ में आया? और इन तीनों को मिक्स करने के बाद आपका जो सॉल्यूशन का फेज होगा वो गैसियस फेज मिलेगा, यानी इसे सॉल्यूशन को क्या कहोगे? गैसियस सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? इतना क्लियर है? तो ये था बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूशन। यार सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सॉल्यूशन, तीनों टाइप के सॉल्यूशंस आपके सामने हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। बेसिकली इस चैप्टर को ढंग से देखा जाए तो हम एक और नाम देते हैं, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ जो बेसिकली पढ़ना है वो पूरा पूरा इंपॉर्टेंट वो ये पार्ट है। कौन सा? लिक्विड सॉल्यूशन का। किसके बारे में हमें पढ़ना है? लिक्विड सॉल्यूशन। यानी आपको क्या पढ़ना है? लिक्विड सॉल्यूशन। और लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो जो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा उसमें 3 चांसेस हैं कि आपका सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा लिक्विड इन लिक्विड, तीसरा गैस इन लिक्विड। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमें लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। 3 टाइप के सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड में आपको हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ना है, लिक्विड इन लिक्विड के बारे में आपको पढ़ना होगा तो यहाँ राउल्ट्स लॉ को पढ़ना होगा, और सॉलिड इन लिक्विड में अगर हमें पढ़ना होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो पहले हमने ये देखा कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, और फिर सॉल्यूशन 3 टाइप के होंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। उसके बाद बेसिकली हमें इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या हो जाएगा? अपना लिक्विड ही होगा। सॉल्वेंट हमेशा क्या हो जाएगा? लिक्विड ही होगा। और रिजल्टिंग फेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? लिक्विड ही होगा। तो लिक्विड सॉल्यूशन को हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, कुछ प्रॉपर्टीज हम समझ लें, क्योंकि बिना इसके समझे, क्योंकि हमें जो कुछ भी देखना है इस चैप्टर में, क्योंकि अपना सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, तो कहीं ना कहीं सारे के सारी प्रॉपर्टीज, सारे रूल्स, सारे फॉर्मूले, सब कुछ कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेंगे। इसलिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ आप क्लियर कर लोगे तो पूरा पूरा सोल्यूशन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। बोलो, जल्दी बोलो, वेपर प्रेशर क्या होता है? कोई आइडिया? ये मत कह देना कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर, कि बचपन वाली डेफिनेशन में भूल जाओगे कि क्लास 12th में हो तो 12th के लिए वेपर प्रेशर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो सही डेफिनेशन क्या होगा, आप सोचो। अच्छा ये बताओ, दो पॉइंट मैं पूछ रहा हूँ। एक तो इवेपोरेशन क्या होता है, बताओ।
अगर हम पूछें आपसे कि इवेपोरेशन क्या होता है तो क्या होता है बताओ? अच्छा, वेपोराइजेशन के बारे में कोई आइडिया है? इवेपोरेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है? दोनों सेम होते हैं या दोनों डिफरेंट होंगे? अगर डिफरेंट हैं तो कैसे हैं? ये पॉइंट क्लियर करो, जल्दी बताओ। मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर बात हम देखो, वेपर फेज हम तभी डिफाइन कर पाएंगे जब दो कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर होंगे, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। ध्यान सुनना, पता है सबसे पहले हम क्लियर करते हैं इवेपोरेशन। देखो, और अच्छा इवेपोरेशन एक सोचो, एक बीकर है या एक ग्लास में पानी आपने रख दिया, आपने पूरा भर के रख दिया, पूरा ग्लास एकदम लबालब है, पूरा एकदम टॉप तक भरा हुआ है। आपने इसको एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो क्या ये ग्लास में रखा हुआ पानी ऐसे ही बना रहेगा? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद ये पूरा ग्लास खाली हो जाएगा। हो सकता हो 10 दिन लगे, डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कैसी है। तो यार ये पानी वेपराइज्ड हो गया, यानी रूम टेम्परेचर पे भी ये लिक्विड कहाँ चला गया? वेपर में बदल गया। तालाब में रखा हुआ पानी ठंड गर्मियों में क्या हो जाता है? सूख जाता है, बहुत कम पानी बचता है। क्या आप नीचे से इसको हीट करते हो, बॉयल करते हो? नहीं ना, इवेपोरेट हो जाता है। तो ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि कुछ न कुछ फ्रैक्शन क्या होता है? इवेपोरेट करता है। इवेपोरेशन होता क्या है? बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए एट एनी टेम्परेचर इज नोन एज इवेपोरेशन। तो यानी इवेपोरेशन क्या है? प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू इट्स गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर, कभी भी, क्योंकि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, कभी ज़्यादा और कभी कम। लेकिन वेपोराइजेशन की बात करें, वेपोराइजेशन क्या होता है? वेपोराइजेशन जो होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, जिस टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? वो टेम्परेचर हीट करने पे बॉइलिंग पॉइंट पे कोई लिक्विड वेपर में बदले। यहाँ भी कंडीशन वही है, लिक्विड किस में जा रहा है? वेपर में जा रहा है या अपने गैसियस स्टेट में जा रहा है, लेकिन कब? एट बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? वेपोराइजेशन। और अगर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड अपने गैस में चला जाए किसी भी टेम्परेचर पे, तो क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी इवेपोरेशन क्या है, वेपोराइजेशन क्या है। अब एक चीज और समझो, ध्यान से सुनना। यानी अभी इसी की बात हम कर रहे थे, इसे लिक्विड वाले बीकर की बात कर रहे थे, समझना कि कोई भी लिक्विड है, ध्यान देना, कोई भी लिक्विड कहाँ जा रहा है? गैस में जा रहा है, और आप उसको कंटिन्यू हीट प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, रूम टेम्परेचर पे है, तो जब वेपर में जाएगा तो कहीं ना कहीं कंडेंस होकर के लिक्विफाई भी होगा। यानी इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन, यानी मतलब ये जो लिक्विड है गैस में गया और गैस फिर से कुछ दूर बाद जा करके ठंडा होकर के कंडेंस होकर के कुछ फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई भी होंगे। यानी लिक्विड का गैस में बदलना जो कि इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू है, कहीं ना कहीं इनके बीच में अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम भी आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जब प्रोसेस रिवर्सिबल होता है तो कुछ लिक्विड वेपर में जाएंगे और कुछ वेपर्स लिक्विड में आएंगे। उन दोनों के बेसिस पे अगर हम देखें तो दोनों जगह पे क्या होगा? एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। कुछ अभी भी गैसेस फॉर्म होंगे, जैसे यहाँ ध्यान देना, एक बीकर आपने लिया, समझो, और यहाँ आपने क्या रखा है? लिक्विड रखा। क्या रखा? लिक्विड। ये लिक्विड कहाँ गए? वेपर्स में गए। कहाँ गए? वेपर्स में। ये लिक्विड वेपर्स में गए, और ये वेपर्स क्या होंगे? कंडेंस भी होंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा, और यहाँ जो वेपर्स होंगे ये इस लिक्विड के सरफेस पे क्या एक्सर्ट करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड पे जो वेपर ने प्रेशर एक्सर्ट किया, लेकिन कब? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे। क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। यानी अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाई वेपर ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। याद रखना, ध्यान सुनो, फिर से वेपर प्रेशर को डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वेपर क्या एक्सर्ट करता है? प्रेशर।
कहाँ पे, लिक्विड के सरफेस पे, यानी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात बिल्कुल करेंगे, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। ये बिल्कुल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अगर आप नहीं लिखते हो तो बिल्कुल वेपर प्रेशर की डेफिनेशन गलत है। याद रखना हमेशा क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर, मतलब जो प्रेशर कौन एग्जर्ट करता है, लिक्विड किस पे एग्जर्ट करता है, सरफेस ऑफ, मतलब कोई भी वेपर्स है, वेपर्स क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। कब करेगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे करेगा, क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। यहाँ तक क्लियर है। देखो वेपर प्रेशर की कहानी इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि कोई भी सॉल्वेंट हो, यानी अपने आप को पढ़ना क्या है, लिक्विड सोल्यूशन, यानी हमेशा सॉल्वेंट आपके पास लिक्विड होगा, और अगर लिक्विड सॉल्वेंट है तो हमें हर हाल में वेपर प्रेशर की बात करनी है, क्योंकि वो लिक्विड कहीं ना कहीं वेपोराइज्ड होगा, और वेपोराइज्ड होगा तो कंडेंस भी होगा, और अगर वेपोराइज्ड और कंडेंसेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम लगेगा, और वो वेपर्स उस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वही प्रेशर क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। देखो भाई, तो एक चीज तो हमने क्लियर कर लिया, वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक। अब थोड़ा सा अगला जो प्रॉपर्टीज है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पता है? देखो वेपर प्रेशर क्या होता है ये तो हमें समझ में आ गया, क्या है वेपर प्रेशर, क्लियर हो गया। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट एक होता है और एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, एक होगा बॉइलिंग पॉइंट, एक होगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है भाई, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों सेम है, बताइए। देखो अगर हम ये कहें, जैसे समझो, देखो नॉर्मली जो आप बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किए हो कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट, वो डेफिनेशन क्लास 9 और 10 तक ही सही था। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन को सही से करेंगे, समझो, दिमाग लगाना, समझो, बहुत 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 आसान है। जैसे मान लो, देखना कि ये कोई लिक्विड है, क्या है, ये कोई लिक्विड है, ठीक। और अगर ये कोई लिक्विड है, ध्यान सुनना, तो पक्का है कहीं ना कहीं वेपर में जाएगा, वेपर में जाएगा तो कंडेंस भी होगा, यानी कहीं ना कहीं इनके बीच में स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम लगेगा, और यहाँ कुछ ना कुछ वेपर्स होंगे, बिल्कुल होंगे, और इन्हीं वेपर्स के चलते जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। बोलो, ये तो समझ में आ गया। मान लो कोई भी लिक्विड है और यहाँ, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये जो प्रेशर है वो अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर है, कुछ भी होगा, वो 1 atm हो सकता है, 2 atm हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और आपने नीचे से क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट समझा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर बताएंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो आपने क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया। जैसे आपने किसी लिक्विड को हीट किया, इसका वेपर प्रेशर और बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो लिक्विड है ना वो वेपर्स में ज़्यादा कन्वर्ट होंगे, और ज़्यादा कन्वर्ट होंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे। अब देखो हीट करते गए करते गए करते गए, अच्छा कब तक नहीं बॉयल होगा, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसी पे लगा हुआ है, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसी लिक्विड के सरफेस पे लगा हुआ है, और जब ये इसके लिक्विड के सरफेस पे लगा है तो इसके वेपर प्रेशर से ज़्यादा है, इसलिए इसको बॉयल होने से रोकता है। यानी अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करें तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर। यानी जो भी आपने बाहर से प्रेशर लगाया है उस प्रेशर के अकॉर्डिंग जिस टेम्परेचर पे दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यानी ये क्या था, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पे
किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक, जिस समय वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस टेम्परेचर को क्या बोलोगे भाई, वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब यार अगला है दूसरा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। आप कहोगे ये क्या है, अच्छा कुछ सोचो, आपने प्रेशर 1 atm लगाया तो बॉयल हो रहा है, 2 atm लगा दिया तो अब तो ज्यादा चाहिए ना टेम्परेचर, क्योंकि आपने प्रेशर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो अब उसको 2 atm के बराबर प्रेशर करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब उस पर्टिकुलर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है, और अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर चाहे जितना भी हो उसी के बराबर अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर अप्लाइड प्रेशर 1 atm होगा तब आप क्या कहोगे उसको, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया, बिल्कुल। तो ध्यान देना, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सेम केस, व्हेन अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर is equals to 1 atm। अगर अप्लाइड प्रेशर कितना हो जाए, 1 atm हो जाए तो क्या कहलाएगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ, यानी हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 atm। उस समय जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आगे अभी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, लिक्विड है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज में जब हमें पढ़ना है ये सारी चीजें, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना होगा, इसलिए ये पहले ही हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को डिफाइन कर दिए। तो पहली प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जिसे अभी हमने डिफाइन किया, ये हर लिक्विड का अपना खुद का वेपर प्रेशर होता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हुआ जिस टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा, क्या कहलाएगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये समझ में आ गया कि नहीं आया। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक चीज और हम देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस में लिक्विड में इंटरेक्शन होता है, डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी लिक्विड की प्रॉपर्टीज ही है। तो टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, सब पढ़े होगे, क्लास 11th में ही पढ़ के आए हो। केमिकल बॉन्डिंग में ही बताया जाता है टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, बॉन्ड को ही हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं कि इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम इन ए स्टेबल मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। यानी कहीं ना कहीं हम बात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कर रहे हैं, तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए पढ़े थे। तो टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखना है। तो देखो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आयन, मतलब एक कैटायन हो और एक एनायन हो। आयन एक दूसरे को जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंटरैक्ट करेंगे क्या कहलाएगा, आयन इंटरैक्शन। दूसरा जो होगा वो होगा आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तीसरा जो होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी पढ़े होंगे। पहला क्या है, आयन इंटरेक्शन, यानी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे जिनके बीच में अट्रैक्शन होगा, वो दोनों क्या होंगे, आयंस होंगे। और आयन डाइपोल का क्या होगा, एक आयन होगा, दूसरा पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा, उसमें क्या हो जाएगा, आयन डाइपोल। तीसरा जो हमने देखा वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डाइपोल इंटरेक्शन। और पांचवा जो होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। एक मिनट, क्या बोला, पहला जो था आयन, दूसरा आयन डाइपोल, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चौथा जो होगा वो डाइपोल हो जाएगा। फिर आयन इंड्यूस्ड होगा, और फिर छठा जो होगा वो हो जाएगा
डाइपोल इंड्यूस्ड, और लास्ट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड डाई। समझ में आया? तो इंड्यूस्ड। अच्छा, ये जो अट्रैक्शन का जो हमने ऑर्डर लिखा है, यही ऑर्डर भी ये फॉलो करते हैं। यानी पहले का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सबसे ज्यादा पहले में क्या क्या है, आयन आयन, फिर दूसरे में क्या क्या है, जल्दी बोलो भाई, आयन डाइपोल, तीसरे में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चौथे में क्या है, डाइपोल डाइपोल, पांचवे में क्या है, आयन डाइपोल, सॉरी आयन इंड्यूस्ड, फिर छठे में क्या है, बोलो भाई, छठा क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड, और सातवां होगा इंड्यूस्ड। तो यही ऑर्डर भी होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। रीजन इसलिए क्योंकि हमें आगे इसको डिस्कस करना है, क्योंकि टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद ही हम बता पाएंगे कि कौन सा लिक्विड किस टाइप का सॉल्यूशन बनाएगा, आइडियल बनाएगा, नॉन आइडियल बनाएगा, राउल्स लॉ क्या होता है, हेनरीज लॉ क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं उन सब का इन्वॉल्वमेंट इन्हीं लिक्विड पे है। लिक्विड में किस टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे उनके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, ये सब पढ़ चुके होंगे कि आयन आयन इंटरेक्शन किस में होता है, जब दोनों क्या होंगे, आयंस होंगे। आयन डाइपोल क्या होता है, ध्यान देना, जो अगर हम टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा क्लियर करें कि कौन कौन से कंटेंट है। ध्यान देना कि अगर हम बात करें, समझो, देखो कि किसमें किस टाइप का अट्रैक्शन होगा, समझेंगे। देखो सबसे पहला जो है, जो पहला हम बोल रहे हैं वो क्या है, आयन आयन। तो यानी आयन और आयन मतलब किसके बीच में होगा इंटरेक्शन, आयनिक के बीच में होगा। दूसरा जो देखो, दूसरा क्या है, आयन डाइपोल, मतलब एक तो आयन होगा और इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, डाइपोल का मतलब एक कंपाउंड जो होता है। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड पढ़े हो, कोवेलेंट में भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस के चलते पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। यानी ये कोवेलेंट तो है लेकिन इस पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होने के चलते, यानी कि इसके बीच में होगा पोलर कोवेलेंट। बोलो समझ में आया, पोलर कोवेलेंट के बीच में, यानी एक आयन होगा, दूसरा पोलर कोवेलेंट होगा। अगर हम बात तीसरे टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की करें तो तीसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, एक चीज बताओ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फोन याद कर लो, क्या याद कर लो, फोन। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अगर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ध्यान देना, कैसा कोवेलेंट है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, यानी H होगा और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर है तो ये तो ऑलरेडी डाइपोल डाइपोल थे और उसमें हाइड्रोजन के थ्रू एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज नोन एज H बॉन्ड। बोलो समझ में आया, यानी मोर ये डाइपोल है, ये पोलर है, ये भी क्या है, पोलर है, ये भी कैसा है, पोलर है। पोलर पोलर में अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ता है तो वहां क्या एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ये तीसरा अट्रैक्शन हो गया। चौथे की बात अगर हम करें तो चौथा क्या है, पोलर और पोलर, यानी इस पे डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव, डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव, यहां जो इंटरेक्शन होगा ये क्या होगा, डाइपोल डाइपोल। इतना समझ में आ गया। फिर जो है पांचवा कौन सा है, आयन इंड्यूस्ड, यानी पांचवा देखना, पांचवा जो इंटरेक्शन होगा कि एक क्या हो, आयन हो और एक जो हो वो नॉन पोलर हो। तो इस आयन के इफेक्ट के चलते पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप कर जाता है, इसे बोलते हैं, ये कैसा है, नॉन पोलर, और ये क्या हो जाएगा, आयन इंड्यूस्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आयन इंड्यूस्ड हो गया पांचवा। छठा क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड, मतलब छठे की अगर बात करें, ध्यान देना, इधर आ जाते हैं, अगर छठे की बात करें तो एक क्या है, डाइपोल है, मतलब एक होगा पोलर और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो पोलर के चलते थोड़ा सा चार्ज डेवलप करेगा, इसे क्या बोलोगे, डाइपोल इंड्यूस्ड। समझ में आया। और लास्ट जो सातवां टाइप है, ये वीकेस्ट फोर्स, हम इसे वॉन्डर वॉल भी कहते हैं, नॉन पोलर, और नॉन पोलर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये थे टोटल टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, मिक्सचर क्या है, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं,
फिर हमें जो देखना था वो लिक्विड सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो लिक्विड सोल्यूशन को अगर पढ़ना पड़ेगा तो हमें लिक्विड के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना था। वो पहला था वेपर प्रेशर, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और फिर चौथा था टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये नॉर्मल कुछ बेसिक्स थे, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना इनके पढ़े हम सॉल्यूशंस में आगे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर के बारे में जो बहुत बेसिक फंडामेंटल्स थे, जो लिक्विड सॉल्यूशन जो हमें पढ़ना है, उस लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉल्यूशन क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नोट करिए पहले इसको।